Hello everyone. This is second part of Sure Short series for CSIR NET and DBT JRF 2026. Very good results I have seen from the first part. तो पहला पार्ट आप लोगों को बहुत पसंद भी आया है. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने डन जो मैंने आप लोगों से बोला था कि लेक्चर कंप्लीशन पर लिखिएगा वो लिखा भी है. जिन्होंने नहीं लिखा है या तो उन्होंने लेक्चर बीच में छोड़ दिया है या अगर उन्होंने देख भी लिया है तो उन्हें लगता है कि 10 सेकंड में लिख देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. तो प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है. बहुत सिंपल सी बात है, लिखोगे तो मुझे भी पता चलता है और आपको खुद को भी पता चलता है कि आपने ये वीडियो देख के टारगेट कंप्लीट किया है, ठीक है. और सारे वीडियोज़ को आपको देखना ही देखना है बिकॉज ईच एंड एवरी वीडियो इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके नाउ जो लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं दीपशिखा गोस्वामी एकेडमी, उसको ज्वाइन कर लीजिए एंड मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल. आपने लाइक कर दिया है सेशन को, कमेंट करके ज़रूर लिखिए डन, आपने लेक्चर देख लिया है पूरा और आपको लेक्चर कैसा लगा. शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है. इसके अलावा जो लोग भी हमारे साथ CSIR नेट जून की तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन, आप श्योर सक्सेस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको फुल सिलेबस का लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, एकदम बेसिक से कवरेज, PDF नोट जिनको आप प्रिंट निकलवा सकते हो, लाइव पोल्स, PYQ सेशंस एटसेट्रा सब कुछ मिल रहा है. और सबसे अच्छी बात यहाँ पर टेस्ट सीरीज और कंप्लीट क्रैश कोर्स इंक्लूडेड होगा जो लोग भी श्योर सक्सेस बैच लेते हैं उनके लिए. कैसे ले सकते हैं? दीपशिखा गोस्वामी एकेडमी एप्लीकेशन पर जाकर आप डायरेक्टली इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पिन कमेंट में दोनों जगह पर मिल जाएगा, ठीक है. इसके अलावा जो फर्स्ट सेशन के नोट्स हैं, जब आप ये सेशन देख रहे होंगे तब तक ये नोट्स वहाँ पर अपलोड किए जा चुके होंगे. उन नोट्स को आप लोग प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ सकते हैं. इसके अलावा चीट कोड मास्टर क्लास सीरीज़, जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू आप देखोगे या फिर पोस्ट देखोगे उन सभी ने चीट कोड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और उसको बोला है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है ये कोर्स. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो अगेन दीपशिखा गोस्वामी एकेडमी एप्लीकेशन पर ही जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, चीट कोड मास्टर क्लास सीरीज़ को. दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस फॉर यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. कोई भी डाउट है इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है. इसके अलावा आप कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं जहाँ पर आपको दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे, मतलब श्योर सक्सेस बैच और चीट कोड मास्टर क्लास सीरीज़. शुरुआत करेंगे आज के सेशन की. तो अगेन सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे सामने, electrons from excited chlorophyll molecules of photosystem 2 are accepted first by. देखो आप सब जानते हो कि जो हमारी लाइट रिएक्शन प्रोसेस है, ठीक है, या इन जनरल जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. मैंने कहीं ना कहीं आपको बहुत ही आराम से जो डार्क रिएक्शन है या C3 साइकिल है वो पढ़ा ही दी थी कम्प्लीटली. आज हम ये जो लाइट रिएक्शन है इसको डिटेल में देखेंगे और यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं कि भाई ATP का सिंथेसिस हो रहा है तो किस तरफ हो रहा है, इसका जो F0 वाला पार्ट है वो किस तरफ है, ठीक है, क्यों हो रहा है ATP का सिंथेसिस, जो हमारा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है उसमें कौन कौन से कोफैक्टर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है हमें, कैसे ये प्रोसेस करता है, ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में आज आपको पता चलने वाली हैं. सो बी रेडी टू नो ईच एंड एवरी डिटेल और उसको याद आपको रखना होगा. और क्योंकि ये बात एक बार में याद नहीं रह सकती क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो आप नोट्स का प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लेना और उस पर रिटन मैनर में अपनी जो भी नोट्स हैं एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं जो बता रही हूँ उसको लिखते जाना या फिर एक छोटे से शॉर्ट नोट वहीं पे बना लेना, ठीक है. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जा रहे हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से फोटोसिस्टम 2 के, उनको सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है ये आपसे पूछा जा रहा है. बड़ा बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इससे एसोसिएटेड कम से कम 50 क्वेश्चन आपके CSIR DBT गेट सब में पूछे गए है ना. तो अब मैं आपको एक बार में पूरा सिस्टम समझा दूंगी और उससे एसोसिएटेड फिर जितने क्वेश्चन होंगे उनको आपको एक वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी, लाइट रिएक्शन के सारे क्वेश्चंस, और उनको आप सॉल्व करना मेरे साथ में एंड आप देखोगे कि सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, ठीक है. शुरू करते हैं. ये हमारे पास एक बेसिक सा प्रोफॉर्मा है लाइट रिएक्शन का, बेसिक सा डायग्राम है लाइट रिएक्शन का, जहाँ पर जो प्रोसेस शुरू हो रहा है वो लाइट एनर्जी के आने से हो रहा है ऑफकोर्स, ठीक है. तो एनर्जी आएगी. अब यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले जो हमारा वाटर है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, वाटर टूटता है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है. जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर मैग्नीज, कैल्शियम, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इस जगह पर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर निकलती है, प्रोटॉन्स यहाँ पर निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँचते हैं क्लोरोफिल
P680 जो हमारा रिएक्शन सेंटर P680 है उसके पास में ये पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं तो हमारा फोटो सिस्टम 2 इसको हम बोलते हैं बेसिकली। यहाँ से फिर ये एक्साइट हो जाता है और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते जाते हैं PO510 प्लास्टोक्विनोन A QB, उसके बाद में आपका PQ, उसके बाद में आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम F प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद आप फोटो सिस्टम 1 के पास में आते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, ये एक्साइट होता है, फिर A0 A1 FX FA FB फेरेडॉक्सिन FNR जो हमारा NADP रिडक्टेज होता है वो, जिससे अल्टीमेटली हमारा NADP यहाँ पर रिडक्शन इसका हो जाता है। और इस जगह पर आप देखेंगे प्रोटॉन्स का जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पर फॉर्म होता है और ADP का फॉस्फेट के साथ जुड़ने से यहाँ पर ATP का होता है फॉर्मेशन। तो ये मैंने आपको एक बड़ा बेसिक से अंडरस्टैंडिंग दिया कि कैसे हमारा लाइट रिएक्शन चलता है। अब यहाँ पर दो चीज़ों को देखिए। पहली आप देखेंगे कि ये रिएक्शन कुछ इस मैनर में चल रही है, दिस 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 एंड दिस। बेसिकली एक जेड शेप यहाँ पर बन रही होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को या इस वाले फिनोमेना को हम बोल रहे हैं क्या, जेड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आपका इस वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं जेड स्कीम, ठीक है, जेड स्कीम या जी स्कीम। इसको एक और नाम भी दे सकते हो आप, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई साइकिल नहीं है, प्रोसेस चला, यहाँ पर पहुंचा, अल्टीमेटली यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन हुआ, बीच में ATP का फॉर्मेशन हुआ और शुरुआत में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर एक और प्रोसेस चलता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पर पहुंचने के बाद में, बेसिकली यहाँ पर पहुंचने के बाद में फेरेडॉक्सिन से पीछे यहाँ पर वापस मुड़ जाते हैं, आगे FNR के पास नहीं जाते, यहाँ पर वापस मुड़ जाते हैं इस जगह पे। और ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से, इस मैनर में वापस से चलता रहता है और इसको आप बोलते हो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल तरीके की बन जाती है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो फ्लो है, जो जी स्कीम है हमारी, वो किस तरीके से है, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स गए प्लास्टोक्विनोन के पास में, फिर साइटोक्रोम B6F के पास में, प्लास्टोसाइनिन के पास में, फोटो सिस्टम देन फोटो सिस्टम 1 फेरेडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज NADPH इससे बन जाता है। यहाँ पर जो कैरियर है, अगर हम उनकी बात करें प्लास्टोक्विनोन की, तो ये लिपिड सॉल्युबल होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कैरी करता है। साइटोक्रोम B6F की बात करें तो ये एक प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। प्लास्टोसाइनिन की बात करें तो कॉपर प्रोटीन होती है। फेरेडॉक्सिन की बात करेंगे तो आयरन सल्फर प्रोटीन होती है। NADP प्लस रिडक्टेज की बात करेंगे तो ये NADPH के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये प्रोसेस होता कहाँ पर है, तो क्लोरोप्लास्ट की जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, आप सब जानते हैं क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाऊँ तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस और यहाँ पर अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिस एक स्ट्रक्चर को मैं बोलूँगी थाइलाकॉइड और इसके अंदर का जो यहाँ पर रीजन पाया जाएगा इसको हम बोलेंगे थाइलाकॉइड ल्यूमेन। जब ये एक के ऊपर एक करके ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ये अरेंज होता है तो इसको हम बोलते हैं ग्रैना, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कई सारे आपके स्ट्रोमा लैमेली वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमारे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ऑफकोर्स आपका DNA भी मिल जाएगा क्लोरोप्लास्टिक और राइबोसोम से मिल जाएंगे 70S, ठीक है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, ये मैंने एक थाइलाकॉइड यहाँ से निकाल के बनाया, तो इस तरीके से इसकी जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर ये प्रोसेस होता है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो ग्रैना जो स्टैग्ड है, मेनली फोटोसिस्टम 2 वहाँ पर पाया जाता है। जो स्ट्रोमा लैमेली है, जो अनस्टैग्ड स्ट्रक्चर है, वहाँ पर फोटोसिस्टम 1 और ATP सिंथेज पाया जाता है। मैं आपको इसको एक बार बना के दिखाती हूँ, इसको समझिएगा बात को, देखिए। और ये चीज़ आपसे कई बार क्योंकि पूछी गई है। हमारे पास दो फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, करेक्ट। फोटोसिस्टम 1 की बात करूंगी तो यहाँ कहाँ मिलेगा मुझे, तो बेसिकली अगर मैं इस तरीके से थाइलाकॉइड को एक के ऊपर एक बनाऊं तो यहाँ पे मेरे पास दो रीजन्स पाए जाएंगे। एक तो रीजन होगा जो कि यहाँ मिलेगा, मतलब जो खुला खुला एरिया है, जो किसी से दबा हुआ एरिया नहीं है, यहाँ पे मुझे मिलेगा, या बाहर की तरफ इन जगहों पे, या फिर हमारे इस स्ट्रोमा लैमेली पे, ठीक है। तो क्योंकि राजा जो है या फर्स्ट नंबर वाला जो है, टॉपर जो है, किसी से दबेगा तो है नहीं, तो वो मिलेगा आपको इन रीजन्स पे, इन सारे रीजन्स पे आपको फोटोसिस्टम 1 देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो हमारे स्टैग्ड रीजन्स है, ये वाले जो रीजन्स हैं, बीच वाले दबे हुए रीजन्स, यहाँ पर मिलता है आपको फोटोसिस्टम 2।
तो इसको लिख लीजिएगा, फोटोसिस्टम 1 जो है वो आपको अनस्टैग्ड रीजन्स में मिलता है और फोटोसिस्टम 2 आपको स्टैग्ड रीजन्स में मिलता है। कई बार ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। नाउ इसके अलावा एटीपी सिंथेज भी आपको यहीं मिलता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पर बनता है? ये आपके ल्यूमेन में बनता है। किसके ल्यूमेन में? ऑफ कोर्स थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में। और जो एटीपी यहाँ पर बनता है वो स्ट्रोमा की साइड पे बनता है, मतलब यहाँ बाहर की तरफ एटीपी का सिंथेसिस होता है। इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और एटीपी, एनएडीपीएच और ऑक्सीजन का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। अब दोनों फोटोसिस्टम के बारे में अलग अलग समझ लेते हैं। तो फोटोसिस्टम 2 की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है वो P680 है। बेसिकली रेड लाइट को ये बेस्ट पॉसिबल तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा होता है और अगर आप यहाँ देखेंगे तो 680 नैनोमीटर की लाइट को ये सबसे बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा होता है। क्लोरोफिल ए यहाँ पर पाया जाता है। बेसिकली क्लोरोफिल ए इज ऑलमोस्ट यूबिक्विटस, है ना, मतलब सब जगह पर क्लोरोफिल ए तो देखने के लिए आपको मिल ही जाएगा। कहाँ पाया जा रहा है? ये ग्राना में पाया जा रहा है। जो हमारे स्टैग्ड रीजन्स है यहाँ पर ये हमको मिल जाएगा। इसका मेनली काम क्या है? वाटर स्प्लिटिंग का। शुरुआत में हमने देखा था वाटर स्प्लिटिंग हुई, उसके बाद में हमारे इलेक्ट्रॉन्स चले फोटोसिस्टम 2 के पास पहुंचे, है ना। तो वाटर स्प्लिटिंग या फोटोलाइसिस का जो प्रोसेस है उसमें आपका ये इन्वॉल्व होता है। कौन? फोटोसिस्टम 2। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हमारी पूरी चलेगी अभी उसके लिए। फिर आता है फोटोसिस्टम 1 जो जिस रिएक्शन सेंटर जिसका P700 है, मतलब ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए यहाँ पर पाया जाता है रिएक्शन सेंटर में। ये आपके स्ट्रोमा लैमिडी में पाया जाएगा यहाँ पर और अनस्टैग्ड रीजन्स में पाया जाएगा। यहाँ पर अल्टीमेटली क्योंकि रिएक्शन जो चली थी फोटोसिस्टम 2 के बाद में, यहाँ के बाद में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर अल्टीमेटली NADPH का फॉर्मेशन हो जा रहा है। बेसिकली NADP प्लस रिड्यूस हो जा रहा है। रिड्यूस होने का क्या मतलब है ये भी एक बार समझ लो। तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिडक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर मैं रिडक्शन की बात करूंगी तो अगर प्रोटॉन्स आकर जुड़ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स आकर जुड़ रहे हैं और अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो ये हम बोलेंगे रिडक्शन हुआ उस कंपोनेंट का। ऑक्सीडेशन में अगर प्रोटॉन्स यहाँ से निकलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और अगर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो क्योंकि NADP प्लस जो था उससे आके कौन जुड़े थे? उससे आके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जुड़े थे, तो इसका होगा क्या? इसका होगा रिडक्शन और यहाँ पे बन जाएगा NADPH, ठीक है। तो इस तरीके से रिडक्शन का प्रोसेस भी फोटोसिस्टम 1 के पास में होता है ना। ना रिएक्शन सेंटर प्रोटीन्स के बारे में समझ लेते हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिएक्शन सेंटर के बारे में मैंने आपको समझाया, एक बेसिक सा रिएक्शन सेंटर पाया जाता है। एक बार एक डायग्राम भी देख सकते हो यहाँ पे, यस लाइक दिस, ठीक है। तो ये बेसिकली रिएक्शन सेंटर है। यहाँ पर बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे आसपास में। क्लोरोफिल ए का स्पेशल पेयर पाया जाएगा, लाइट आएगी, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एक्साइट होंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली फ्लो करके रिएक्शन सेंटर के पास आएगा, उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचेगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, जहाँ पर मेनली बहुत सारी चीज़ें आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अगर मैं फोटोसिस्टम 2 के कोर की बात करूँ तो D1 और D2 प्रोटीन्स यहाँ पर पाई जाती हैं। ये बाइंड करती हैं P680 से और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है। बाइंड करते हैं P680 से और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स से। उसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जहाँ पर MN4CA का क्लस्टर पाया जाता है। ये वाटर को स्प्लिट करता है ना। फोटोसिस्टम 1 के कोर की बात करेंगे तो यहाँ पर PSAA और PSAB ये दो प्रोटीन्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, बाइंड करती हैं P700 के साथ। फिर इसके बाद में आप एक नाम सुनते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि फोटोसिस्टम 2 है तो फोटोसिस्टम 2 से एसोसिएटेड होगा। यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा? क्लोरोफिल ए मिलेगा, क्लोरोफिल बी मिलेगा, कैरोटीनॉइड्स मिलेंगे। क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट को और ट्रांसफर करेगा एनर्जी को P680 के पास। अगर हम LHC1 की बात करें जो फोटोसिस्टम 1 से एसोसिएटेड होता है तो यहाँ पर मोस्टली क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ट्रांसफर करता है ये एनर्जी को P700 के पास में। अब जो हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का प्रोसेस है, अगर इसमें आप देखेंगे तो दो मॉलिक्यूल जो वाटर के हैं उसके टूटने से 4 प्रोटॉन्स बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। ये किस साइड पर होता है? ये थाइलाकॉइड में ल्यूमेन की साइड पर होता है, मतलब अंदर तरफ। एंजाइम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर पाया जाता है।
इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस दोज लॉस्ट बाय P680। अब P680 से जब आगे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो वापस से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, तो उसको रिप्लेस करने के लिए इसके जो फोटोलाइसिस से हमारा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं वो इसको रिप्लेस करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। देन आ जाते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट के पास में, PMF। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट हमको क्यों चाहिए, हमको ATP प्रोडक्शन के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं ल्यूमेन में ड्यू टू, क्योंकि वाटर स्प्लिट हुए हैं तो प्रोटॉन्स रिलीज हुए। जो PQ साइकिल हमारी चलेगी, प्लास्टोक्विनोन साइकिल, वहाँ पर भी प्रोटॉन्स पंप होते हैं ल्यूमेन में। और NADPH के फॉर्मेशन में प्रोटॉन्स जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं, किस तरफ, स्ट्रोमा की तरफ होता है ये। इससे क्या हो जाए, हाई प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ जाता है ल्यूमेन में और स्ट्रोमा में ये अमाउंट कम हो जाता है। क्योंकि सिंपल बात है, मान लीजिए वापस से ये थाइलाकॉइड है, ठीक है, इस तरफ तो प्रोटॉन्स आ रहे हैं, है ना, और जो बाहर प्रोटॉन्स हैं भी वो क्या हो जा रहे हैं, वो यूज हो जा रहे हैं किस प्रोसेस में, NADP प्लस से NADPH के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स का अमाउंट हो जा रहा है कम और यहाँ पर प्रोटॉन्स का अमाउंट हो जा रहा है ज़्यादा, किधर, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में, ठीक है। नाउ ATP सिंथेसिस क्योंकि इससे एसोसिएटेड है तो उसको यहीं पे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो एंजाइम इस प्रोसेस में यूज होता है उसका नाम है ATP सिंथेस, ठीक है। CF1 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे पाया जाता है। CF0 मतलब मेम्ब्रेन चैनल बनाता है, प्रोटॉन फ्लो करवाता है, और जो CF1 है वो कैटेलिटिक हेड बनाता है, ATP का फॉर्मेशन करवाता है। इस तरीके से आपने कई बार इसका स्ट्रक्चर देखा होगा कि यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है CF0, मेम्ब्रेन चैनल बना रहा है, और कैटेलिटिक हेड जो है आपका किधर की तरफ, आपके प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं ल्यूमेन की तरफ में, ठीक है। तो ATP फॉर्मेशन किधर होता है, स्ट्रोमा की तरफ होता है, तो इधर तरफ आपका बाहर की तरफ पाया जाएगा CF1, ये हो गया CF0, ये आपका चैनल हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका कैटेलिटिक हेड जो कि ATP का फॉर्मेशन अल्टीमेटली करवाएगा। प्रोटॉन का जो फ्लो होता है वो ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ होता है, मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। ATP फॉर्म्ड इन स्ट्रोमा, ATP फिर स्ट्रोमा में फॉर्म होते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन टाइप्स की बात करेंगे तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन मैंने आपको बताया था, जो हमारी Z स्कीम थी, जहाँ पर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, मतलब 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व है, क्योंकि सिंपल बात है, फोटो सिस्टम 2 से हम चले, आगे बढ़े, यहाँ पहुँचे, फोटो सिस्टम 1 के पास पहुँचे, फिर आगे बढ़े और लास्ट में NADP प्लस के पास पहुँच गए और NADPH बन गया, यही हुआ था। तो जो हमारी Z स्कीम थी इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन अगर मैं बात करूँगी फोटो सिस्टम या साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस की, इसमें आपको पता है कि यहीं से चीज़ें मुड़ जाती हैं और वापस यहाँ आके इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें फोटो सिस्टम 1 का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। फोटो सिस्टम 2 और 1 की दोनों की इन्वॉल्वमेंट से जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हमारा चलता है, इसमें प्रोडक्शन होता है ATP का, NADPH का और ऑक्सीजन का। और जो हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस चलता है, विच इज़ दिस वन, इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक कर जाते हैं वाया साइटोक्रोम B6F कैरियर, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होता है, ना ही NADPH बनता है ना ही ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे बनता, NADPH यहाँ पे बनता, हम पहले ही मुड़ गए, तो इसीलिए यहाँ पर NADPH भी नहीं बनता और ऑक्सीजन भी नहीं बनती, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स आते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में, रिडक्शन के बारे में। तो जो P680 है हमारा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है P700 के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आगे जा रहे हैं, आगे जब जाएंगे तो मतलब ये बेसिकली, जैसे अगर पीछे से बात करें हम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, ठीक है, तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसका खुद का रिडक्शन होगा, लेकिन जिसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं उसका होगा ऑक्सीडेशन, करेक्ट। तो ये किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करवा पा रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पा रहा है, इसीलिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू P700। फिर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है पानी से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, ये बेसिकली कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन तो आपके दिमाग में आ सकता है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रही है, बट नहीं, ये पानी से निकलती है। फिर MN क्लस्टर जो था हमारा, वो वाटर स्प्लिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्लास्टोक्विनोन कैरी करता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को। प्लास्टोसाइनिन कंटेन, उसके पास में कॉपर होता है। ATP हमेशा ही स्ट्रोमा की साइड पे बनता है,
जो ल्यूमेन है वो एसिडिक होता है, जो स्ट्रोमा है वो एल्कलाइन होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन्स का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो अंदर की तरफ ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये एसिडिक है। और बाहर हमारा जो स्ट्रोमा है वो कैसा हो जाता है? एल्कलाइन या बेसिक हो जाता है। नाउ कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, करेक्ट या रॉन्ग उसको देख लेते हैं। एटीपी कहाँ बन रहा है? ल्यूमेन में नहीं। कहाँ बनता है? स्ट्रोमा में। PS1 पहला आता है सीक्वेंस में? नहीं, पहले PS2 आता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है? नहीं, ये वाटर से बनता है। रोबिस्को लाइट रिएक्शन में काम करता है? नहीं, ये कैल्विन साइकिल या C3 रिएक्शन में काम करता है। ठीक है, नाउ एटीपी प्रोडक्शन एक्चुअली कैसे होता है ये समझ लेते हैं। तो हमें पता है ये कहाँ हो रहा है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे हो रहा है क्लोरोप्लास्ट की। प्रोटॉन का जो एक्यूमुलेशन है वो किधर की तरफ होता है? ल्यूमेन की तरफ, थाइलाकॉइड के अंदर। और एटीपी का सिंथेसिस होता है स्ट्रोमा के साइड में। प्रोटॉन कहाँ से? ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ जाते हैं और स्ट्रोमा बनता है फिर आपके स्ट्रोमा में बनता है फिर एटीपी। यहाँ जो बेसिक प्रिंसिपल काम करता है उसको हम बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस। एटीपी का प्रोडक्शन में क्या होता है? बेसिकली पीटर मिशेल का केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो है उसको ये फॉलो करता है। ठीक है, सबसे पहले लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये पंप करती है प्रोटॉन्स को ल्यूमेन की तरफ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के चलने से ये जो प्रोटॉन्स हैं हमारे, ये ल्यूमेन की तरफ चले जाते हैं, जिससे कि एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। और इस प्रोसेस में अब अल्टीमेटली क्या होता है? ये प्रोटॉन्स वापस फ्लो बैक करते हैं किधर की तरफ? स्ट्रोमा की तरफ। किसकी मदद से? एटीपी सिंथेज की मदद से। और इस प्रोसेस को यूज़ करके, इसकी एनर्जी को यूज़ करके अल्टीमेटली एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जो हमारी जेड स्कीम थी उसका पूरा का पूरा फ्लो इस तरीके से है, उसको याद रख लीजिएगा। मैं कई बार आपको दिखा रही हूँ चीज़ें जिससे कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएं। तो फोटोसिस्टम 2 से हम चले प्लास्टोक्विनोन के पास, साइटोक्रोम B6F के पास, प्लास्टोसाइनिन। उसके बाद आया फोटोसिस्टम 1, फेरेडॉक्सिन, NADP प्लस रिडक्टेज और NADPH बन गया। अब यहाँ पर पूरे प्रोसेस या पूरी जो हमारी साइकिल है, लाइट रिएक्शन है, उसको मैं एक बार दिखा रही हूँ आपको। सबसे पहले वाटर स्प्लिटिंग हुआ OEC की मदद से, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की मदद से, जो कि ल्यूमेन साइड पे पाया जाता है, लोकेटेड ऑन ल्यूमेन साइड ऑफ फोटोसिस्टम 2। कंटेन्स MN4CaO5 क्लस्टर। ठीक है, 4 मैंगनीज कैल्शियम ऑक्सीजन। इसके अलावा क्लोराइड आयंस की भी यहाँ पर जरूरत पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट, CSIR पूछ चुका है इसके बारे में भी और इसके बारे में भी। रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारा देख चुके हैं हम, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स टूटे और ये सब चीज़ें यहाँ पर बन गई। रिप्लेस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय P680, मतलब P680 से जो आगे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहे हैं उनको वापस उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे यहाँ से जो आ रहे हैं। इसके अलावा प्रोटॉन्स को ल्यूमेन की तरफ पहुँच जाता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं लाइट की मदद से। ये जो P680 हमारा रिएक्शन सेंटर था वो एक्साइट हो जाता है, स्टार मार्क मदद, मतलब ये एक्साइट स्टेट में आ चुका है। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू, उसके बाद में फियोफाइटिन पे पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद प्लास्टोक्विनोन पे पहुंचते हैं। प्लास्टोक्विनोन यहाँ पर पिक करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 2 प्रोटॉन्स को फ्रॉम दी स्ट्रोमा। फिर उसके बाद प्लास्टोक्विनोन साइकिल चलती है, प्रोटॉन पंपिंग भी होती है। तो प्लास्टोक्विनोन यहाँ PQH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन जुड़ चुका है, तो ये एक रिड्यूस्ड फॉर्म है। ट्रांसफर करते हैं ये इलेक्ट्रॉन को टू साइटोक्रोम B6F, क्योंकि उसके बाद में वही प्रेजेंट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते हैं। अब साइटोक्रोम B6F पे जो प्रोटॉन्स हैं उनको ल्यूमेन में पहुँचा दिया जाता है और इसी की मदद से जो प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारा जनरेट हुआ है, मतलब अंदर ज़्यादा प्रोटॉन और बाहर कम प्रोटॉन, वो आपका जनरेट हो जाता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं फोटोसिस्टम 1 के पास में। तो साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन के पास में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक कॉपर प्रोटीन है। ये प्लास्टोसाइनिन ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को P700 के पास, फोटोसिस्टम 1 में। उसके बाद फोटोसिस्टम 1 का एक्साइटेशन होता है, वापस से यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है वो एक्साइट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते हैं फेरेडॉक्सिन के पास में। उसके बाद में फेरेडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज FNR एंजाइम काम करता है और यहाँ पर NADP प्लस जो है उससे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं और वो NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस भी स्ट्रोमा की तरफ होता है और यहाँ पर जो प्रोटॉन्स यूज़ होते हैं वो स्ट्रोमा से आ रहे हैं, जिसकी मदद से और ज़्यादा ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है, मतलब यहाँ प्रोटॉन्स और कम, यहाँ और ज़्यादा। ठीक है, नाउ वापस से रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी एक बार दिखा चुकी हूँ, फिर से एक बार दिखा रही हूँ जिससे कि एकदम दिमाग में आपके ये बैठ जाए। सबसे पहले वाटर की स्प्लिटिंग यहाँ पर हुई, लाइट यहाँ पर पड़ी आपके फोटोसिस्टम 2 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर P680, क्योंकि रिएक्शन सेंटर ये P680 नैनोमीटर की लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है बेहतरीन तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर क्लोरोफिल्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा और इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए
मिल जाएंगी। इसके बाद में ये एक्साइट हो चुका है, फिर फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर ये साइकिल होगी हमारी पी क्यू क्यू ए क्यू बी क्यू आपका पी क्यू उसके पास पहुंचे, यहाँ पर प्रोटॉन्स आपके आ जाते हैं किधर की तरफ, ल्यूमेन की साइड की तरफ, फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचेंगे, साइटोक्रोम B6F में आप देख सकते हैं। उसके बाद प्लास्टोसाइनिन एंड वापस से यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन भी हो रहा है। फिर चले इसके पास इलेक्ट्रॉन्स और आगे बढ़ते बढ़ते A0 A1 FX FA FB फेरेडॉक्सिन FNR और यहाँ पर बन जाता है NADPH। ठीक है, हाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज जनरेटेड हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि भाई वाटर स्प्लिटिंग से प्रोटॉन ऐड हुए ल्यूमेन में, PQ साइकिल से भी पंप हुए प्रोटॉन ल्यूमेन में, और NADPH के फॉर्मेशन से प्रोटॉन कम हुए स्ट्रोमा में, जिससे कि ल्यूमेन में प्रोटॉन ज़्यादा हो गए एसिडिक और स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो गए, मतलब एल्कलाइन कंडीशन बन चुकी है। ATP सिंथेस की बात करेंगे तो पता है CF0 CF1 हम किस किस तरफ प्रेजेंट है ये भी हम देख चुके हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैटालिटिक हेड स्ट्रोमा की तरफ पाया जाता है, प्रोटॉन चैनल मेम्ब्रेन की तरफ पाई जाती है। मैकेनिज्म की बात करेंगे प्रोटॉन फ्लो, इससे क्या होगा CF0 जो हमारी यूनिट है जो कि प्रोटॉन चैनल है उसका रोटेशन होता है, कॉन्फर्मेशन चेंज होता है CF1 का, ADP फॉस्फेट के साथ जुड़ के ATP बन जाता है और ATP रिलीज हो जाता है स्ट्रोमा की तरफ। एनर्जी यील्ड की अगर मैं बात करूंगी तो 8 फोटॉन से जो नॉन साइक्लिक फ्लो हमारा हो रहा है उससे 2 NADPH 3 ATP 1 ऑक्सीजन बनता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपका सिर्फ ये इन्वॉल्व है, क्या होता है क्या नहीं होता सब बता दिया है। OEC के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर एक कॉक साइकिल चलती है S स्टेट्स, ठीक है। तो बेसिकली S0 फिर S1 S2 S3 S4 ये कुछ स्टेट्स में यहाँ पर अलग अलग कन्वर्जन होते हुए चले जाता है और ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो जाती है। इसमें 4 फोटॉन्स चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन के लिए या एक्सट्रैक्शन के लिए। मेटल सेंटर भी हम देख चुके हैं किधर की तरफ प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन की तरफ प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम 2 में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट आस्क्ड एग्जाम फैक्ट्स देख लीजिए। ATP स्टोमा में बनता है ना कि ल्यूमेन में। प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जनरेट होता है ना कि आउटर या इनर मेम्ब्रेन। O2 कम्स फ्रॉम H2O ना कि CO2। PQ कैरीज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। PC कंटेन्स कॉपर। FD कंटेन्स आयरन सल्फर क्लस्टर। P680 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है एज कम्पेयर टू P700 और पूरा प्रोसेस ये आपके सामने है। ठीक है, ये कुछ डायग्राम्स हैं आपके सामने देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका स्ट्रोमा का साइड है, ठीक है, ये आपके थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन हो गया और ये थाइलाकॉइड का ल्यूमेन का साइड हो गया। यहाँ पर हमारे ये प्रेजेंट है F0 और ये आपका F1 प्रेजेंट है, देख सकते हो ये F0 है ये F1 है। यहाँ पर रोटेशन होगा प्रोटॉन्स के आने से, यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी बहुत सारी सब यूनिट्स होती हैं अलग अलग जो मैंने आपको सेल बायोलॉजी वगैरह में हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, फिर प्रोसेस कैसे चलता है ये पूरा आपको दिखा दिया गया है कि भाई ये हमारा फोटो सिस्टम है। सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अल्टीमेटली जाएगा, उसके पास ये अलग अलग पिगमेंट्स हैं हमारे, ठीक है। उसके पास से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फिर रिएक्शन सेंटर के पास जाएगा, वाटर यहाँ पर स्प्लिट होगा और उसके बाद में ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है हमारा और अल्टीमेटली आगे की चीज़ें चलेंगी। ठीक है, वहाँ पर हम चलेंगे वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ऑफ फोटोसिस्टम 2 उसको सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है, उसको सबसे पहले अगर फियोफाइटिन यहाँ पर ऑप्शन होता तो आप वो आंसर देते, बट वो नहीं है तो प्लास्टोक्यूनॉन विल बी दी करेक्ट आंसर। देख सकते हो यहाँ से पहुंचा इसके पास एंड देन प्लास्टोक्यूनॉन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो बच्चों। मेक श्योर हर एक बच्चा जो देख रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पूरा कंटेंट बनाने में, आपके लिए एक से एक अमेजिंग फैक्ट्स ढूंढ के लाने में, जिसमें आप फंसे हुए रहते हैं हमेशा। बहुत सालों तक पढ़ने के बाद भी ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होती। मैं गारंटी दे सकती हूँ बहुत सारे बच्चों को इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी तक भी पता नहीं होंगी और आज उनकी क्लैरिटी मिलेगी। अगर ऐसा है तो ज़रूर आप बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा जान के। और मेक श्योर कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में, मुझे बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। और मतलब स्पेशली टाइम निकाल के मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, तो मुझे इसके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर भी चाहिए कहीं ना कहीं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसको देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में, शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, लाइक कर रहे हैं वीडियो को और डन ज़रूर लिखिएगा कॉमेंट सेक्शन में। और अगर आप हमारे साथ कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो श्योर सक्सेस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। 9399506208 इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और अगर मेरी टीम की साइड से आपके पास कॉल जाता है तो समझ लीजिए मैं ही करवा रही हूँ, मतलब मेरी साइड से ही कॉल जा रहा है, ऐसा नहीं है कि रैंडम नहीं है। तो आप बात कर सकते हैं, अपनी जो भी क्वेरीज है वो उनसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मुझसे बात करनी डायरेक्टली वो भी आप टीम को बता सकते हैं, वो मेरी आपसे बात करवा देंगे। ठीक है,
अपना ख्याल रखिए, बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।